ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान शनि देव की। तो सबसे पहले शनि देव का ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम तम नमामि शनिश्चरम। शनि ग्रह अभी मीन राशि में चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 को वो मीन राशि पे आए और 3 जून 2027 तक ये मीन राशि में चलेंगे। एक होता है वक्रत्व, मतलब वक्री अवस्था, मीन्स when the planets are in retrograde movements we call it वक्री। तो ये वक्री क्या होता है, पहले ये समझाता हूँ आपको। वक्री ये होता है कि सूर्य की डिग्रीज पे डिपेंड करता है। when any planet reaches at particular point or at the particular degree in reference to sun, जब वो वक्री होता है, डिग्रीज में वो कम आता है, हम कहते हैं वो पीछे आ रहे हैं, और आते भी हैं डिग्रीज में, पर वो कोई मुड़ के पीछे नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो है वो ये है कि डिग्रीज में वो पीछे आते हैं, और उसके कारण हर एक ग्रह का इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहले देखिए, 13 जुलाई सावन का महीना शुरू हुआ है, और सावन के शुरुआत में ही शनि देव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को, और 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में चलेंगे। वक्री अवस्था थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से होती है, जैसे एक सीधा मूवमेंट है, एक पीछे वाला मूवमेंट है। It's always challenging, it's always slightly with the discomfort, कुछ तो अलग। तो अभी ये शनि भगवान नॉर्मल सी से थोड़ा अलग हटके होंगे। थोड़े से हो सकता है फ्यूरियस हो, थोड़े से हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल हो, तो इसलिए इस तरीके से इनका पिक्चर बनेगा। बट मेरे अनुभव में, और मैं हर वीडियो में बोला हूँ, क्योंकि वक्री तो हर ग्रह होता है एक्सेप्ट राहु केतु, तो वक्रत अवस्था में रहते ही हैं। वो होता है, वो सीधा सीधा आगे मूवमेंट होता है, पर राहु केतु का मूवमेंट उल्टा होता है, तो वो हमेशा वक्री ही रहता है, रिट्रोग्रेड मोशन में ही रहते हैं। सूर्य चंद्रमा उनका कोई वक्री नहीं है, वो सीधे ही सीधे चलते हैं। रेस्ट ऑल अदर प्लैनेट्स दे गो इन रिट्रोग्रेड मूवमेंट और द मोशन, डिपेंडिंग इंडिविजुअली कि कौन कितने दिन वक्री रहेंगे। यहाँ बात शनि की हो रही है, इसलिए नॉर्मली ये 4 मंथ्स का पीरियड तो करते ही हैं। इस बार 138 डेज के अप्रॉक्सीमेट ये वक्री रहेंगे। तो इस तरीके से ये चलेंगे। इन्हीं की हम बात करेंगे, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बात करेंगे। आपको साथ में, क्योंकि बात सावन की भी है, तो सावन का एक ऐसा माह है जिसके अंदर भगवान शंकर की पूजा उपासना होती है, और शंकर की पूजा उपासना शनि देव के भी गुरु हैं भगवान शंकर। शनि इनके शिष्य हैं। सावन के महीने में मैं हमेशा बताता रहा हूँ, चंद्रमा, राहु केतु, शनि और मंगल, इनके सारे विधान करने का बहुत महत्व है, बहुत महत्ता है। यही सावन का महीना एक ऐसा है जिसमें कि सर्प दोष के लिए भी पूजा होती है। ओम सर्पेभ्यो नमः। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको सावन का भी साथ में, क्योंकि अभी शनि वक्री हो रहे हैं और अभी सावन शुरू हुआ है, तो पूरे सावन में शनि के लिए भी विधान हो जाएगा भगवान शिव की पूजा में, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब देखिए, वापस हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ।
सावन का महीना है, भगवान शिव की पूजा से शनि देव भी कवर होंगे। शनि देव का मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, जो एवरी इवनिंग, जो मैं हर शाम को, जो निशीत काल के आसपास मैं जो वीडियो बनाता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ, श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें मैं ये बोलता हूँ विशेष शनिवार को कि भगवान शनि का एक कमिटमेंट है कि भगवान शिव की पूजा करें आप, भगवान कृष्ण की पूजा करें आप, और हनुमान जी की पूजा करें आप, तो शनि प्रसन्न होते हैं। ये एक बहुत बड़ा शनि देव को मनाने का, प्रसन्न करने का ये उपाय है। तो वो शिव की पूजा और सावन का महीना, शनि देव पूरे आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप उन शनि देव को पूरी तरीके से प्रसन्न कर पाएंगे। जो शनि देव के उपाय हैं उसमें चींटियों को दाना डालना, एवरी इवनिंग आफ्टरनून के बाद घर से, कंपाउंड से बाहर जाके, शनि देव के लिए शनिवार को ही, पर्टिकुलर शनिवार को ही, वो ये कि पीपल में सुबह जल चढ़ाइए और शनि देव का नाम लीजिए। शनि देव का अभी मंत्र पढ़ा, वो क्या, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, या आप ओम शनेश्वराय नमः भी कह सकते हैं, शनि देवताय नमः भी कह सकते हैं। आप अपने भाव से जो भी कहें, जय शनि देव की भी कह सकते हैं, जो आप करें पीपल में जल चढ़ाते हुए। उसमें 1-2 बातें और ऐड कर देता हूँ। वहाँ खड़े होके ए पिपलाद ऋषे नमः, इसका मैं शनि देव के लिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9978627397। आप वहाँ पर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन भेजेंगे, आई विल सर्टेनली आंसर। आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको जो महामाया ज्योतिष वाला, श्री महामाया ज्योतिष वाले में एवरी इवनिंग यू विल गेट सर्टेन टिप्स फॉर दैट पर्टिकुलर डे, कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ये ग्रह ठीक हो जाए। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर, इसके बीच में एक पीरियड और बताना चाहता हूँ, जब मंगल और शनि आमने सामने होंगे। जब मंगल और शनि आमने सामने होंगे 28 जुलाई, मंगल अभी सिंह में, कन्या में आएंगे और बिल्कुल सामने होंगे शनि के। तो 28 जुलाई से लेकर और 13 सितंबर तक मंगल और शनि का एस्पेक्ट, ये सारा पीरियड जो कवर करूँगा वक्रत्व का, उसमें ये भी एक पॉइंट होगा कि उस पीरियड में मंगल और शनि आमने सामने होंगे, थोड़े से और ज़्यादा क्रूर हो जाएंगे, फ्यूरियस हो जाएंगे, डिस्कम्फर्ट या चैलेंजिंग पोजीशन में चले जाएंगे बोथ द प्लैनेट्स। तो ये भी कंसिडरेशन में होगा आपको बताने में। तो मैं बात कर रहा था कि शनि के उपायों में ये पीपल में शनिवार को जब आप जल डालेंगे, उस समय सबसे पहले पीपल देवताय नमः, फिर पिपलाद ऋषे नमः। पिपलाद ऋषि की एक अलग कहानी है, पर शनि ने इनको भी कहा है, शनि देव ने इनको भी प्रॉमिस किया है कि जो आपको भजेंगे उनको भी मैं नहीं सताऊंगा। तो पिपलाद ऋषे नमः, फिर कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, क्योंकि भगवान कृष्ण का तो मैं बोल ही चुका हूँ। हनुमान जी, भगवान कृष्ण और शिव जी, इन तीनों की उपासना करिए, शनि से बिल्कुल आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं रहेगी।
शनि एकदम प्रसन्न रहेंगे। तो वो बोलिए। उसके बाद में आप वहाँ जल चढ़ाइए। आप चाहे ओम शनिश्चराय नमः बोल के चढ़ाइए, या ओम एम ह्रीम श्रीम शनेश्वराय नमः बोल के, या वो जो नीलांजन समाभाषम वाला जो मैंने मंत्र बोला वो। और पीपल में शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। वहाँ पर दीपक जलाने से पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की कुछ बूंदें वहाँ नीचे डालिए, उनकी जड़ पे डालिए, चाहे ज़मीन पे डालिए, और फिर आप वो जला के और वहाँ रखिए। साथ में ये बोलते रहिए, ओम शनि देवताय नमः, शनिश्चराय नमः, जो भी। ये सेकंड नंबर का उपाय है। ये थर्ड नंबर का उपाय है। देखिए, पहला शिव जी, हनुमान जी और भगवान कृष्ण, दूसरा चींटियों को दाना डालना, तीसरा ये पीपल। तो फर्स्ट बेस्ट तो है चींटियों को दाना, एंड सेकंड बेस्ट ये जो मैं मंत्र बोला हूँ, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इन मंत्रों के जाप ब्राह्मण द्वारा करवाइए। और सावन का महीना उसके लिए सबसे उपयुक्त मंथ है, और वैसे भी वक्री तो अभी है, तो ये आप करिए। ये जहाँ तक उपायों की बात है शॉर्ट में, बाकी इसका वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने ये कहा है कि शनि के परमानेंटली उपाय करने की किसको ज़रूरत है और उपाय क्या है, दोनों बता रखे। जैसे शनि अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि में है, व्यस्त राशि होती है मेष शनि की, जन्म कुंडली में किसी भी घर में हो उनके लिए। दूसरा, जिनकी जन्म कुंडली में जो बनी उसमें शनि का प्लेसमेंट 4th हाउस, 6th, 7th, 8th एंड 12th हाउस में है, उन लोगों के लिए भी ईयरली बेसिस पे ये करवाते हैं। हनुमान जी महाराज का एक वर्ड सुनिए, क्या, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हमारे यहाँ पर कलयुग चौथा युग है, तो जो भी ग्रह के मंत्र जाप वगैरह करने की बात होती है, तो वो मंत्र जाप करने की बात में ये मैं बताना चाहता हूँ। जो मैंने वीडियो बनाया था श्री महामाया ज्योतिष वाला, @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उस चैनल पे डाला हुआ है, अपलोडेड है, उसमें बोला हूँ, वो यहाँ सुनिए। क्या है कि आपको 4 टाइम्स का ये विधान करना चाहिए। जाप और पूजा करवाइए ब्राह्मण से 4 टाइम्स इन ईयर, पर सावन में तो ज़रूरी करवाइएगा। उसका रीज़न बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि जो जिनसे आप उपाय करवाते हैं, जिन ब्राह्मण देव जो पूजन करते हैं, जो ब्राह्मण मंत्र जाप करते हैं, वो जो एक नंबर है कि इतने नंबर आपको 23,000 प्लस वो काफ़ी करके होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और इतने ही मंत्रों का जाप कर देते हैं एक ही बार में। मेरे एक्सपीरियंस या मेरे मत के अनुसार आप इसको एवरी क्वार्टर में बांटिए। जैसे नवरात्रि आती है ना, 4 नवरात्रि आती है साल में, वैसे ही हर ग्रह का विधान, अगर उसका जाप और पूजा करने का विधान जरूरी है, एसेंशियल है, आवश्यक है, तो उसका इस तरीके से कीजिए 4 टाइम्स इन ए ईयर, और उसको इस तरीके से बांटिए। पर जैसे चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, मंगल, इनके वो जो 4 आप जब भी ये करें विधान, तो 4 टाइम्स करना है ईयर में, पर सावन में एक बार होना जरूरी है। उस 4 टाइम्स में से यू प्लान इन सच ए वे कि दिस शुड बी डन एटलीस्ट इन सावन और द श्रावण मंथ, अदर देन द सब्जेक्ट, कि दिस शुड बी डन एक्सक्लूसिवली इन सावन मंथ एटलीस्ट। चल रहा है सिंह राशि को, धनु राशि को।
सिंह राशि को बड़ा ढैया आई कॉल इट, धनु राशि को है लघु कल्याणी छोटा ढैया, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को 7.5 चल रही है, 2.5 साल के, 2.5 मेष राशि वाले को फर्स्ट फेज, मीन राशि वाले को सेकंड फेज एंड कुंभ राशि वाले को थर्ड। मेष राशि फर्स्ट फेज में है, मीन राशि सेकंड फेज एंड कुंभ राशि थर्ड फेज में है। तो ये इतने लोगों के लिए तो शनि के सारे उपाय करने की ज़रूरत है ही। अब आपको ये बताऊं इस वक्री अवस्था से क्या होगा। वक्री अवस्था से उन सब लोगों पे प्रभाव शुरू होगा जो कि 29 मार्च 2025 पे जब शनि बदले थे, मीन राशि में आए थे कुंभ राशि से, तो जो जब शनि कुंभ राशि पे थे उस समय जिन जिन राशियों पे ये प्रभाव था, चाहे ढैया चाहे 7.5, जैसे कर्क राशि को उस समय बड़ा ढैया था, तो यहाँ कर्क राशि को थोड़ा प्रभाव आएगा उस ढैये का, एग्जैक्टली नहीं आएगा बट आएगा। दूसरा, वृश्चिक राशि को उस समय लघु कल्याणी ढैया था, तो इनको भी अभी इस वक्री अवस्था के कारण शनिदेव की उनको भी प्रभाव आएगा। और मकर राशि जिनका कि 7.5 में से वो बाहर आ गए थे, उन पे भी अब 7.5 के थर्ड फेज वाला जैसे प्रभाव होता है, बट ये सब बहुत थोड़े थोड़े से प्रभाव होंगे, एग्जैक्ट वो नहीं होगा जो 29 मार्च 2025 के पहले उन राशियों पर प्रभाव था, ऐसा नहीं होगा। मेष राशि के यहाँ फर्स्ट फेज चल रहा है। देखिए मैं यहाँ 7.5 का भी आपको बता देता हूँ। आपकी राशि से जब 12th हाउस में शनि होते हैं तो वो कहलाता है फर्स्ट फेज, फर्स्ट 2.5 years। आपकी राशि से राशि पे ही शनि जब होते हैं, जैसे कि मीन राशि है, मीन में ही शनि है, मीन राशि के ये होता है सेकंड फेज, सेकंड पीरियड ऑफ 2.5। आपकी राशि से सेकंड हाउस में जब शनि होते हैं तो वो होता है थर्ड फेज, जैसे कि कुंभ राशि को है अभी, वो थर्ड फेज में है 2.5 पीरियड ऑफ सैटर्न। तो आपको 7.5 का भी मैंने मतलब समझा दिया। साथ में चलो ढैये की बात कर लेते हैं। आपकी राशि से जब 8th हाउस में होते हैं बड़ा ढैया होता है, आपकी राशि से जब 4th हाउस में होते हैं छोटा ढैया होता है। तो ये भी आप इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो मेष राशि के ये फर्स्ट फेज में है, फर्स्ट 2.5 years Saturn effect has started from 29 मार्च only, और अब ये वक्री है। तो फर्स्ट फेज एंड थर्ड फेज ये दोनों 7.5 के थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं सेकंड फेज के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट फेज में हुए, फर्स्ट फेज क्या है, 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेज में शनि, हाउस ऑफ लॉस ऑफ योर हेल्थ, मनी, प्रेस्टीज, योर एवरीथिंग इंक्लूड्स दैट। ये बेडरूम हाउस भी होता है, फैमिली वाला भी ये घर होता है। तो इन सब पे नेगेटिव इफेक्ट। पर अब ये वक्री हुए हैं, तो वक्री होके ये पीछे कहाँ देख रहे हैं, 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में। तो मेष राशि वालों को निश्चित रूप से कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है वक्री अवस्था में इतने पीछे डिग्रीज पे आ जाते हैं कि राशि भी परिवर्तन हो जाती है, पर ये राशि परिवर्तन नहीं होगी। इस बार ये मीन राशि में ही कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट दिस रिट्रोग्रेड मूवमेंट और द मोशन। तो इसलिए उनको निश्चित रूप से जो पोजीशन आज उनकी है उससे वो थोड़े से बेटर होंगे, पर उनको उपाय शनि के
निश्चित रूप से पूरे करने, इंक्लूडिंग जाप और पूजा भी करवाते रहना, एंड विशेष सावन के महीने में। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि के अभी ये हाउस ऑफ प्रॉफिट में है, 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्च से। अब ये वक्री हुए हैं, तो पीछे होता है 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस। तो वृषभ राशि के जो प्रॉफिट मेकिंग की बात करूँ, अर्निंग की बात करूँ, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूँ, नेम फेम की बात करूँ, वो तो थोड़ा सा हल्का सा कम हो सकता है। बट मैं जॉब, कैरियर और बिजनेस की बात करूँ, क्योंकि उसमें भी शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनकी बात करूँ, यस, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग न्यू सर्विस, न्यू बिजनेस, न्यू इवेंट, मतलब कुछ और कुछ नया आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, या कुछ और कुछ नया आप कर पाएंगे। ये दोनों ही पोजीशन है। तो वृषभ राशि को न तो अभी उनको करने की जरूरत थी वक्री अवस्था से पहले, और नया कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। एंजॉय दिस पीरियड। उसके बाद में आइए मिथुन राशि, 10th हाउस में है, मीन राशि में शनि है, तो 10th हाउस में है। अब ये भाग्य भवन जो 9th हाउस होता है उसकी तरफ देखेंगे, शनि भाग्य की तरफ देखेंगे, तो दो चीज़ें इसमें होगी। ए, भाग्य से कुछ अच्छी बात बन जाएगी, और किस में बन जाएगी? सामने 4th हाउस होता है, 4th हाउस है हाउस ऑफ भूमि भवन, प्रॉपर्टीज की बात करें उसमें। बट आपको ये बता दूं, मैंने एक चीज़ कही है कि वक्री अवस्था कोई नॉर्मल सी नहीं है प्लैनेट के लिए, इसलिए ये डिस्कम्फर्ट पोजीशन है, चैलेंजिंग पोजीशन है फॉर द प्लैनेट हिमसेल्फ। तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़े, उसमें आपका ये भूमि भवन वाला भी फ़ायदा हो सकता है। आपके मदर को कष्ट हो सकता है, अगर मदर को कोई प्रॉब्लम हो, मैंने आपसे कहा कंप्रोमाइजिंग, उसमें कुछ ज़्यादा कंप्रोमाइज़ की बात हो तो उपाय कीजिए, वरना आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की ये भाग्य भवन में शनि है, अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है, पर अब वक्री होंगे तो ये अष्टम 8th हाउस को देखेंगे, बड़े ढैये वाली पोजीशन। तो बड़ा ढैया तो होगा नहीं, क्योंकि राशि तो परिवर्तन हो नहीं रही है, डिग्रीज में कुछ पीछे आ रहे हैं। तो उससे पहला वर्ड तो ये है कि उनको निश्चित रूप से शनि के सारे उपाय करने, इंक्लूडिंग जाप और पूजा, क्योंकि शनि डिस्कम्फर्ट में है, शनि खुद पीछे के मुड़ के ही चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत वाली पोजीशन है। यहाँ आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ, आपके पार्टनर की हेल्थ, आपके फालतू के कोई केसेस वगैरह नहीं खड़े हो जाए, और आपके कोई इंसल्टिंग, बेइज्जती ये नहीं होगा। साथ में ही रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गिव्स यू व्हाट? प्रॉब्लम इन जॉइंट्स, बोन्स, आईसाइट, स्किन, स्नायु तंत्र, नर्वसनेस, इस तरीके से शनि ला सकते हैं। तो 8th हाउस में शनि का एस्पेक्ट कैन गिव यू द सेम, तो इसलिए आपको सारे उपाय करने हैं। और ये आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो 29 ऑफ मार्च के पहले की पोजीशन थी, जो शनि का ढैया आपने निकाला है ऑलरेडी, वैसी पीरियड नहीं है। सो यू शुड बी वेरी वेरी श्योर कि वैसा पीरियड नहीं है, फिर भी उपाय सब करते रहिए। उपाय के लिए मैंने हर एक इंडिविजुअल राशि के लिए उपाय मैंने इसलिए नहीं बताए हैं कि वो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। आपको मैंने बताया, आपने वो किया, ये, आई पुट इट इन ए जनरल वे एंड वेरी सिंपल। चींटियों को दाना, इससे सिंपल क्या होगा? पीपल में जल चढ़ाना, दीपक करना, इससे सिंपल क्या होगा? जाप और पूजा जो ब्राह्मण से कराना है, वो तो कुछ
गिनी हुई राशियों वालों के लिए ही मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इसलिए उनको तो कराना ही चाहिए। अब आइए सिंह राशि। सिंह राशि के अभी ये 8th हाउस में चल रहे हैं, अभी ये 8th हाउस में चल रहे हैं। तो 8th हाउस में तो सब चीज़ हो गई। अभी ये 8th हाउस में चल रहे हैं और अब इस वक्री मूवमेंट के कारण 7th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, विच इज ए हाउस ऑफ पार्टनर, विच इज हाउस नोन एज ए मार्ग स्थान एंड केंद्र स्थान भी है ये। तो उनकी जॉब में तो जो अभी पोजीशन है उससे थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, क्योंकि केंद्र स्थान में शनि अच्छा ही करते हैं। शनि मासेज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए जो जॉब्स होती हैं जिसके लिए मैं कहूँ, जो जॉब्स होती हैं जिसमें सबऑर्डिनेट्स बहुत होते हैं, यू आर बिग बॉस, तो उसमें ये शनि काम करते हैं, तो उसमें तो आपको हल्का सा रिलीफ मिल सकता है। बाकी हेल्थ ऑफ द यू एंड योर पार्टनर, रिलेशनशिप, और वो जो मैंने आपको कहा कि हेल्थ में भी कोई क्रॉनिक एलिमेंट आ सकता है, अनडायग्नोस्ड एलिमेंट आ सकता है, डॉक्टर्स में नॉट बी इन ए पोजिशन टू डायग्नोस योर डिजीज। तो इसलिए आपको शनि के सारे उपाय करने हैं। बट दिस इज़ वेरी सर्टेन कि आप जो भी काम करते हैं उसमें हल्का सा आपको भी रिलीफ आना चाहिए। बाकी आपकी अपने इज्जत के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, अननेसेसरी के कोई केसेस में नहीं फंसे, उन सब के लिए उपाय करते रहिएगा बराबर। कन्या राशि। कन्या राशि के ये चल रहे हैं अभी 7th हाउस में, हाउस ऑफ पार्टनर में। अब ये देखेंगे 6th हाउस को। 6th हाउस में शनि हमेशा अच्छे माने जाते हैं, 3rd, 6th और 11th, ये तो मेन है, फिर 10th भी है। तो 6th हाउस को वो एस्पेक्ट करेंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो ये जो 7th हाउस वाला पीरियड है, इसमें जो भी आपके साथ दुर्घटना या घटना हो रही है, यू विल बी बेटर ऑफ। आपके शत्रुता अगर है तो शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश होगा। यू विल बी बेटर ऑफ, आप सब जगह अच्छा होंगे। यू विल बी बेटर ऑफ एक्सेप्ट ऑन 2 पॉइंट्स। 1, हेल्थ इश्यू पे आप यहाँ ये रोग और पीड़ा वाला है तो आपको यहाँ पर ये रोग दे सकते हैं। दूसरा, सामने 12th हाउस है तो वहाँ वो पहुँचेंगे तो नहीं, फिर भी उसका इम्पैक्ट इफेक्ट है, तो आपके रिलेशन आपके पार्टनर के साथ थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, स्ट्रेनस हो सकते हैं। बट अदरवाइज ओनली केयर फॉर योर हेल्थ, यू हैव टू। और उपाय आपको भी करने हैं। उपाय तो अभी मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, कर्क वालों को भी करने हैं, सिंह वालों को भी करने हैं, कन्या वालों को भी करने हैं। अब आइए तुला राशि। तुला राशि के ये 6th हाउस में चल रहे हैं, जिनके लिए मैंने ये कहा है कि 6th हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सेटल। तो उनको मैंने जो वीडियो बनाया था 29 मार्च पे, जब शनि ने ट्रांजिट किया था मीन राशि पे, उस समय कहा था कि तुला राशि को सिर्फ 2 जगह देखने की जरूरत है, रिलेशनशिप विद द पार्टनर एंड अपना हेल्थ। तो सेम रूल अप्लाइज, बट अभी ये वक्री होके 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। शनि 5th हाउस में कोई बहुत अच्छे माने नहीं जाते हैं, खराब भी नहीं है पर अच्छे भी नहीं है, तो थोड़ा तो इनको एक रिलीफ देंगे। आउटपुट परफॉर्मेंस शुड इम्प्रूव। आउटपुट परफॉर्मेंस शुड इम्प्रूव मीन्स आपकी जॉब में कुछ अच्छी रेटिंग आपको मिल सकती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें अच्छी रेटिंग मिल सकती है। बट इसमें कई तरह के एस्पेक्ट भी होते हैं। 5th का शनि की तरफ देखना और पीछे 3rd दृष्टि से वही केंद्र स्थान 7th हाउस को देखेंगे तो वही रिलेशनशिप की प्रॉब्लम
रह सकती है, जो 6th हाउस से भी मैंने कहा था कि होती है। तो इसलिए कोई नया नहीं है, नया एक ही चीज़ है तुला राशि के लिए, यू विल फील रिलीफ इन योर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस। आउटपुट एंड परफॉर्मेंस, इनको उपाय मैंने पहले भी बताए थे और अभी भी करने हैं। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अभी वृश्चिक राशि अभी 5th हाउस में है। शनि अभी इनके 5th हाउस में है राशि से, और अब ये वक्री अवस्था के कारण 4th हाउस को देखेंगे, लघु कल्याणी ढैया वाली पोजीशन की तरफ। तो यस, थोड़ा वीक पड़ेगा यहाँ वृश्चिक राशि वालों। उनकी मदर का ध्यान रखना है, भूमि भवन का ध्यान रखना है। और आपको ये बता दूं, सामने उनके 10th हाउस भी है और सामने उनके 11th हाउस भी है। तो दोनों ही घरों में वृश्चिक राशि का प्रभाव रहेगा अभी वक्री अवस्था के कारण। इसलिए उनको सारे उपाय करने हैं। अपनी जॉब का भी ध्यान रखिएगा, लॉस नहीं हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो जाए, आपके भूमि भवन में कोई अननेसेसरी केसेस नहीं हो जाए। डिस्कम्फर्ट देता है, ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस है 4th हाउस, उसमें आपको थोड़ा सा तो चैलेंजिंग पोजीशन या डिस्कम्फर्ट में ये ले जा सकते हैं। तो आप पूरे उपाय कीजिए। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के अभी ये 4th हाउस में लघु कल्याणी ढैया चल रहा है इनको मार्च से। अब ये वक्री अवस्था में 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होता है सैटर्न के लिए। तो 3rd हाउस का वो एस्पेक्ट के कारण इनका थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो सकता है, नेम फेम में हो सकता है, इनकी जॉब में हो सकता है। पर क्योंकि ये 4th हाउस में बैठे हुए हैं, डिस्कम्फर्ट पोजीशन में है, एस्पेक्टिंग द 3rd हाउस। बट याद रखिएगा, भूमि भवन, जॉब, कोई केसेज, इन सब में कहीं प्रॉब्लम खड़ी साथ की साथ नहीं करें। ये डेफिनेट है कि यू विल डेफिनेटली बी गिवन गुड रेटिंग बिकॉज इट इज़ एस्पेक्टिंग द 3rd हाउस। आपके निश्चित रूप से भाई बहनों में भी कुछ अच्छा रहेगा। साथ में कुछ एक ऐसी ट्रैवल हो सकती है जो थोड़ी सी आपको कंफर्टेबल लगे और आपको कुछ वो अर्निंग भी करे या रिजल्ट भी दे या नेम फेम की तरफ ले जाए। इसलिए धनु राशि के लिए भी थोड़ा तो रिलीफ है, पर उपाय आपको करते रहना निरंतर। आपको यहाँ एक और बात बता देता हूँ कि बात तो शनि की चल रही है, पर आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मैंने मंगल का ड्यूरेशन कहा है, व्हेन मार्स विल बी इन वर्गो एस्पेक्टिंग सैटर्न डायरेक्टली, 7वीं दृष्टि से देखेंगे फुल 28th ऑफ जुलाई टू 13th ऑफ सेप्टेम्बर ड्यूरेशन में मैंने शनि के उपाय बताए हैं, जिसमें ये भी बताया कि हनुमान जी की प्रार्थना कीजिएगा। हनुमान जी की जो भी पूजा करेंगे शनि देव उससे प्रसन्न होंगे। बट आपको एक स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि आपको तो करना ही है उस पीरियड में हनुमान जी की भी, शनि भी प्रसन्न होंगे और आपका ये मंगल वाला भी काम बन जाएगा। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, उस पीरियड में सब राशि वालों को और विशेष जिन लोगों को मैंने अभी बताया है कि शनि के उपाय करने हैं, उस पीरियड में उनको मंगल मतलब हनुमान जी के थ्रू कीजिएगा। मतलब सब करिए बट हनुमान जी को मत भूल जाइएगा उस पीरियड में। ये आपके धनु राशि वाले। मकर राशि के तो 3rd हाउस में चल रहे हैं। अभी 7.5 से वो बाहर आए थे 29 मार्च को, अब वापस 7.5 की तरफ, मतलब विल बी एस्पेक्टिंग 2nd हाउस। तो हम लेते हैं 3rd फेज ऑफ 7.5, उस घर को वो देखेंगे। तो आपका थोड़ा सा वीक पीरियड है ये। किस किस बातों में? एक आपकी अननेसेसरी ट्रैवल हो सकती है, एक आपको धन में कुछ हल्का पड़ सकता है,
मतलब आपकी जो फाइनेंशियल अभी जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको एक और बात बता दूं, क्या कि शनि इज़ ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। तो जो ये डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट वाला आदमी होता है ना, तो वो थोड़ा सा क्रूर होता है। वैसे भी शनि देव उसमें आते हैं। तो कंट्रोल योर वाणी को संयमित रखिएगा, कंट्रोल योर सेल्फ। यू मे बी वेरी हार्श एंड रफ ऑल्सो, और उसके आपको रिजल्ट्स फिर भुगतने पड़ेंगे। और आपको इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उपाय करने हैं। फॉर दिस पीरियड ऑफ रिट्रोग्रेशन you should observe all the remedial measures which are required for Saturn. उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की थर्ड फेज में सेकंड हाउस है, मार्ग स्थान भी कहलाता है ये। तो उनको हेल्थ की, धन की, वाणी की, ये सारी चीज़ें मैंने उस समय जो वीडियो बनाया बोला होगा डेफिनेट। अब ये वक्री होके और इनके वो जो सेकंड फेज था उधर देख रहे हैं, मतलब उनकी राशि की तरफ देख रहे हैं शनिदेव। राशि की तरफ शनि देख रहे हैं, और वही राशि के मालिक भी शनि हैं। कुंभ राशि और मकर राशि के मालिक होते हैं शनिदेव। तो कुंभ राशि के मालिक भी शनि हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनको मिक्स रिजल्ट समझ लीजिए, न तो रिलीफ न कुछ खराब। अगर मैं यहाँ से पीछे की बात करूँ तो रिलीफ होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि जो फर्स्ट फेज होता है साढ़े साथी का या थर्ड फेज होता है वो थोड़े कमज़ोर होते हैं इन कंपैरिजन टू द सेकंड फेज। सेकंड फेज में हमारे यहाँ कहा जाता है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था ज्योतिष, कि फर्स्ट फेज में सर पे अटैक होता है, सेकेंड फेज में पेट भराई होती है, एंड थर्ड फेज में, बहुत देशी में बोल रहा हूँ, टांगे तोड़ते हैं। टांगे तोड़ने का मतलब लेग फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट यू आर इन सच ए पोजीशन के जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। तो इसलिए थर्ड फेज से ये थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा। शनि है, आपकी राशि का है, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। हो सकता है कि आपकी कोई जॉब में भी कुछ अच्छा हो जाए। हो सकता है कि आप अगर पढ़ाई स्टूडेंट हैं उसमें भी कुछ अच्छा हो जाए। हो सकता है कि आप अगर कोई बड़े साहब हैं तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपको छोड़ के भाग गए थे, या जो ये हेल्पर्स होते हैं घर में वो भाग गए थे, वापस रिटर्न हो जाए, या उनके साथ कोऑर्डिनेलिटी थोड़े बढ़ जाए। तो ये कुंभ राशि, उनको उपाय तो करते ही रहना है। अभी भी करना है, बकरी वाले में भी करना है, और आगे भी करना है अप टू 3 जून 2027 तक। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के तो ये राशि पे ही चल रहे हैं, मीन के ही तो चल रहे हैं। मीन जल तत्व की राशि, शनिदेव वो वायु वाला समझ लीजिए। शनिदेव वायु तत्व के हैं, जल और वायु। अब तीसरा ये मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, पेट भराई, तो वो तो ठीक है, पर अब ये एस्पेक्ट करेंगे आपके 12th हाउस को, फर्स्ट पेज वाला जो पीरियड है उसको। इसलिए थोड़ा सा आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है। किस बारे में? ए, हेल्थ में, दूसरा आपके और आपके पार्टनर में, तीसरा हल्का सा फाइनेंस को भी अपना ट्राई टू कंट्रोल दैट। बट आपको ये बता दूं, ये बृहस्पति की राशि है। मीन राशि बृहस्पति जी की है, लॉर्डशिप इज ऑफ जुपिटर, और जुपिटर गुरु है। शनि
उनसे प्रभावित होते हैं, गुरु बृहस्पति से। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये शनि है, ये सब तरफ से प्रभावित करते हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए वो 12th हाउस में देख भी रहे हैं वक्रत्व के कारण, तो आपको उपाय सारे करने हैं, उपाय सारे करने हैं मीन राशि वालों। तो मित्रों, मैंने सारे की सारी राशियों के बारे में बता दिया। आपको ये बता दूं, वापस एक कंफर्मेशन दे रहा हूं, 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक जब शनि मंगल एस्पेक्टिंग होंगे, तो मैं उन सब राशियों वालों के लिए कह रहा हूं कि जिनके ढैया साढ़े साथी वापस वक्री होने से आए हैं, इम्पैक्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, उनको मंगल के सारे उपाय करने चाहिए। नहीं तो हनुमान जी की उपासना तो वो ज़रूर करें, हनुमान जी की उपासना तो ज़रूर करें, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट्स आते हैं, विन विन पोजीशन। एक तरफ मंगल की भी वो हो जाएगी और दूसरी तरफ शनि का भी ये बहुत बड़ा रेमेडी है। तो ये इस तरीके से आप करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।